नमस्कार। मैं जय सुभाष गुप्ता, फॉर्मर मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन जम्मू एंड कश्मीर। जैसे आप मेरे चैनल कानूनी चर्चा से वाकफ होंगे, यू माइट बी नोइंग दैट आई एम मेकिंग एपिसोड्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ। हमने पीछे काफी 1 साल से मैं ये काम कर रहा हूं और अब मैंने डिफरेंट एक्ट पे, प्रोविजंस ऑफ लॉ पे बातचीत की है। जो मैं ये सारा काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो हमारे लॉयर्स हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो डिफरेंट लॉ स्कूल्स में पढ़ते हैं, और जो बच्चे क्लैट में अपीयर होने जा रहे हैं, जो अभी केसीएस जुडिशियल का एग्ज़ाम आया है, उसमें भी बच्चे, वो भी हमने एक्सरसाइज की है। जहाँ जंग लॉयर्स ने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ था, उसमें भी मैंने काफ़ी लेक्चर्स दिए, अपने आप को इन्वॉल्व किया, ताकि बच्चों को ब्लेंड नॉलेज, एक ये लॉ स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है और उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, लॉ एप्लीकेबिलिटी वो कैसे करनी है लॉ स्कूल्स में, जो हमने सीखा उसको हमने कैसे प्रैक्टिस में लाना है जब हम कोर्स में जाते हैं, और हमने और एग्जाम में हमने कैसे सक्सेसफुल होना है, कैसे कामयाब होना है। तो उसके डलसा के चीफ जो हैं हमारे उधमपुर के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हाकिनवाई साहब ने, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के नीचे उन्होंने बच्चों को गाइडेंस दी पिछले दिनों, और उनके बच्चे अपीयर भी हुए हैं इसमें, फिल्म में और मेन में अपीयर होने जा रहे हैं। जो केसीआई जुडिशियल का एग्ज़ाम, जो मुझे लगता है 8 से शुरू होना है, नवंबर से। तो मैं 1 साल से इसमें इन्वॉल्व हूँ, और मैंने पहले आपको जानकारी होगी, और काफ़ी लोग इस चैनल को मेरे को देख रहे हैं, तो मैंने अब पीछे एनडीपीएस एक्ट पे बात की थी, मैंने मोटर व्हीकल एक्ट पे बात की थी, इंडियन पीनल कोड पे बात की थी। इसमें सीरीज बनाई हुई है, लॉ सीरीज हमने शुरू की हुई, और जे आपका जे दूसरा जो हम अभी मैंने रिसेंटली जिसकी कड़ी हम आगे ले जा रहे हैं, वो है हिंदू मैरिज एक्ट। पिछले दिनों मैंने सेक्शन 13 तक कवर किया था, जो एपिसोड हमने पीछे किए हुए हैं। तो उसमें सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट को मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दूंगा, क्योंकि आज मैं वही हिंदू मैरिज एक्ट, क्या जो हमारे आपको जानकारी है कि मैंने जो पिछले मेरे एपिसोड हुए हैं उसमें मैंने जो किए हैं हिंदू मैरिज एक्ट पे किया है, उसमें है सेक्शन जो पहले की हिंदू कौन है, एक डेफिनेशन है हिंदू। तो एक जो हिंदू मैरिज एक्ट है, इसका अफेक्ट किया है ओवरराइडिंग अफेक्ट, और साइमल्टेनियसली सेक्शन 29 भी है। सेक्शन 4 है ओवरराइडिंग अफेक्ट। अगर कोई लॉ इनकंसिस्टेंट है, कोई हिंदू मैरिज के पुराने कोई हमारा जो हम जो ट्रेडिशनल जो मैरिज रिलेटेड चीजें अडॉप्ट कर रहे थे, उनको इनकंसिस्टेंट है विद प्रोविजंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, तो सेक्शन 4 का ओवरराइडिंग अफेक्ट है। अगर दूसरी साइड में जो सेक्शन 29 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, वो सेव भी करता है कौन से, अगर कोई कस्टम्स हमारी कंटिन्यूटी में है। कस्टम की डेफिनेशन आपको जानकारी होगी, क्या डेफिनेशन होती है कस्टम, और यूसेज क्या है, जो एक ट्राइबल सोसाइटी में अडॉप्ट की गई है, जहाँ हिंदू सोसाइटी जो है हमारे, जिनको एप्लीकेबिलिटी अगर कंसिस्टेंसी है और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, तो ये सारा हम कस्टम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। उस पर अभी पिछले दिनों एक साइटेशन भी आई है, एक जजमेंट आई है, उसमें उन्होंने कहा कि डाइवोर्स जो है अगर कस्टमरी लॉ लो करता है, लेकिन कस्टम को मैंने आपको बताया कि कस्टम और यूसेज को कैसे डिफाइन करना है, और ये प्रूव करना पड़ेगा कि लॉन्ग टाइम से अडॉप्ट की जा रही है और फॉलो किया जा रहा है, और पब्लिक पॉलिसी, सोसाइटल नॉर्म्स, जो सोसाइटल मॉरलिटी के अगेंस्ट नहीं। तो उस किस्म की जो कस्टम्स हैं, जैसे डेफिनेशन हमारे है कस्टम और यूसेज की, अगर वो उसके बाद, तो उसको फॉलो किया जा सकता है।
तो उसके बाद मैंने सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स पे भी बात की थी, और आगे जुडिशियल सेपरेशन पे भी बताया था कि कौन सी कंडीशंस हैं जो अल्टरनेटिव रिलीफ हम दे सकते हैं। कब? जब हमने डाइवोर्स, जनरली हिंदू मैरिज एक सैक्रामेंट है, और ये हम इसके कहते हैं कि लॉन्गेबिलिटी होनी चाहिए हिंदू मैरिज एक्ट, जो हमारा समाज है हिंदू मैरिज, और लॉ ने भी, जो हमारे लॉ कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और लॉ कमीशन, और हमारे जो 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 भी लॉ के रिलेटेड जो भी फैकल्टी, हमारी कंसिडरेशन है कि कपल एक जिसकी मैरिज होती है, ये लॉन्ग जाए, सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज की मेन कंसिडरेशन। लेकिन कुछ ग्राउंड्स हैं जो हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोवाइड की हैं डाइवोर्स के लिए, और अल्टरनेटिव रिलीफ जुडिशियल सेपरेशन की भी है। तो हमने सेक्शन 11 पे भी बात की थी, नलिटी मैरिज कौन कौन सी होंगी, कौन सी कंडीशंस है। अगर सेक्शन 5 की कंडीशंस हैं कि कौन किस कंडीशन पे मैरिज हो सकती है अमंग टू दिस अपोजिट सेक्स, मेल एंड फीमेल, तो वो भी ये कंडीशंस हैं, उसमें नलिटी है। बाइडेबल मैरिज के बारे में बात की थी, और डाइवोर्स भी। एक तो डाइवोर्स आइदर ऑफ द पार्टी, हस्बैंड और वाइफ कैन क्लेम। कुछ ग्राउंड्स हैं जिसमें वाइफ ही एंटाइटल है इस पे, इसके लिए डाइवोर्स लेने के लिए। तो आज मैं बात करूंगा अल्टरनेटिव रिलीफ। अगर जहां कहीं कोर्ट बाइल एक्सरसाइजिंग इट्स डिस्क्रिप्शन, अगर उसके पास डाइवोर्स पिटीशन है, तो अगर वो सोचती है कि यार सब चांसेस हैं रिवाइवल ऑफ द दोबारा रिलेशन टाइज बिटवीन द कपल, तो फिर उनको एक चांस देगी कि लेट देयर बी ए जुडिशियल सेपरेशन, जो आपका है ट्राई कर लो। और तो 1 साल के अंदर अंदर अगर वो रिवाइवल नहीं होता, 1 साल के बाद 1 साल तक उनको सेपरेट किया जाएगा। अगर रिवाइवल नहीं होता तो फिर उसकी एक ग्राउंड दोबारा हिंदू मैरिज एक्ट के लिए प्रोवाइड की गई, तो उसमें जुडिशियल सेपरेशन की एक ग्राउंड, और जुडिशियल सेपरेशन की आपको डिक्री हिंदू मैरिज एक्ट के नीचे दी जा सकती है, सेक्शन 10। तो हम आज बात करेंगे सेक्शन 13A से। ये मैंने अपना भी चैनल की बात कर ली, और पीछे भी बता दिया कि हम ये क्या हम करने जा किया है पीछे, और कैसे आगे जाएंगे। तो हम जो मेरे पीछे एपिसोड हुए हैं हिंदू मैरिज एक्ट के, उसी की कड़ी को जोड़ते हुए आज हम पढ़ेंगे alternate relief in divorce proceedings. In any proceeding under this act on a petition for dissolution of marriage by a decree of divorce, except in so far as petition is founded on the ground mentioned in clause 2, clause 6 and clause 7 of subsection 1 of section 13, the court may, if considered it just, so to do having regard to the circumstances of the case, pass instead of a decree for judicial separation। कि जहां डाइवोर्स नहीं देना है, कोर्ट को लगता है कि डाइवोर्स जो इनमें सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर्टिकुलर केस है, तो इसमें जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री दे सकते हैं। लेकिन वही ग्राउंड्स हैं जो सेक्शन 13 में हैं। लेकिन इसमें क्या है, 3 ग्राउंड्स पे एक्सेप्शन है, 3 ग्राउंड्स पे जुडिशियल सेपरेशन नहीं देना। और उसका लॉजिक भी बनता है, एक हमारा है कि जहां कहीं ये आपकी अगर एक आइदर ऑफ द पार्टी ने कन्वर्ट किया है, कन्वर्शन जहां हो चुकी है, और जहां दूसरा है कि एक हिंदू है, वाइफ है, हस्बैंड है, उसने धर्म बदल लिया है और कोई धर्म में चलेंगे हैं, तो उस ग्राउंड पे डाइवोर्स मिल सकता है, लेकिन जुडिशियल सेपरेशन नहीं है उसमें। ये एक्सेप्शन है सेक्शन 13A में, जहां अल्टरनेटिव रिलीफ देनी है अदर देन डाइवोर्स इन द शेप ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। तो दूसरी क्या आ गई, दूसरा है हमारा यहां पे है, अगर किसी ने रिनाउंस किया है, वर्ड छोड़ दिया है, मतलब वर्ल्ड, और उसने संन्यास ले लिया है, तो वो वर्ल्डली अफेयर्स में इंटरेस्टेड नहीं, तो उस ग्राउंड में भी जुडिशियल सेपरेशन, क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं होगा, सन्यासी बन गया, वो तो ये दोबारा है कि जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बाद में जहां तो ये इन बिटवीन ये रिवाइव कर लेंगे मैरिटल रिलेशन,
तो अपनी कंटिन्यू करेंगे, सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज चली जाएगी। अगर नहीं करते हैं तो देन दैट वुड बी ए ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, जो सेक्शन 13 के नीचे जुडिशियल सेपरेशन। अगर विद इन 1 ईयर नहीं रिवाइव हुआ जुडिशियल सेपरेशन के दौरान, अगर 1 साल से ज्यादा नहीं दोबारा इन बिटवीन नहीं हुआ, तो उसके बाद जी डाइवोर्स ले सकते हैं। तो एक कन्वर्शन, दूसरा रिनाउंसिएशन ऑफ विल, और तीसरी जो ग्राउंड है, जो 7th क्लॉज है इसमें जो मेंशन की है दिस सेक्शन 13 में, उसमें है कि अगर कोई नो वन हु हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ फॉर द लास्ट कितने फॉर द लास्ट 7 ईयर, उस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स हो सकता है, लेकिन जुडिशियल सेपरेशन नहीं हो सकती। तो इसलिए अल्टरनेटली डाइवोर्स प्रोसीडिंग में जुडिशियल सेपरेशन की मिल सकती है। जो लोग जो पिटिशनर है और जो पिटिशनर उसके फेवर में हो सकती है। डिक्री तो जो इसमें कॉन्टेस्ट में है तो नेचुरली एक के खिलाफ हक में डिक्री होगी, दूसरे के अगेंस्ट में होगी, जो एक जजमेंट है। तो ये जुडिशियल सेपरेशन की मैंने बात की, अल्टरनेटिव रिलीफ की, इन वहां जहां कहीं हम डाइवोर्स की जज सब नहीं सहमति, फैमिली कोर्ट नहीं सहमति है कि डाइवोर्स नहीं देना, तो अल्टरनेटिव रिलीफ हमें जे जुडिशियल सेपरेशन जज सब दे सकते हैं। तो ये आ गया 13A। अभी हमारा एक और है जो मेन है, जिसकी आज तकरीबन आप देखते हैं जो म्यूचुअल डाइवोर्स बहुत हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं और बहुत जल्दी टूट रही हैं। तो ये इस पे म्यूचुअल डाइवोर्स का एक कंसेप्ट, एक प्रोविजन ऐड किया गया है इसमें हिंदू मैरिज एक्ट में, ये है सेक्शन 13B, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो इसमें हम थोड़ा पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा। ये जो अमेंडमेंट हुई है 1976 में हुई है, पहले कोई म्यूचुअल डाइवोर्स का प्रोविजन नहीं था। ऐसे भी जो कोडिफिकेशन से पहले 1955 जो जब ये एक्ट आया तो कोई प्रोविजन नहीं था हिंदू लॉ में, जो हमारा हिंदू लॉ जो हमने जब कोडिफाइड नहीं था तो उस वक्त कोई डाइवोर्स हो ही नहीं सकता था, म्यूचुअल वाला डाइवोर्स की तो बात ही नहीं। तो ये जो म्यूचुअल डाइवोर्स का प्रोविजन है, ये लगता है कि 1976 की अमेंडमेंट के मुताबिक एडिशन हुआ है। तो मैं पढ़ूंगा 13B, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट subject to provision of this act, a petition for dissolution of marriage by a decree of divorce may be presented to the district court by both the parties to a marriage together। देखिए क्या है, कौन सी कोर्ट को देना है, डिस्ट्रिक्ट जज को देना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट होगी उसमें। लेकिन आपको ये जानकारी होगी कि अभी हमारे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बड़ी ओवरबर्डन हो गई, अभी फैमिली कोर्ट्स क्रिएट किए गए हैं अंडर हिंदू मैरिज एक्ट में, और उसमें गार्डियन एंड वार्डशिप की भी जो रिस्ट्रिक्शन है, मेंटेनेंस की भी जो रिस्ट्रिक्शन दी गई है फैमिली कोर्ट में। और जम्मू में आज 2 हैं, दिल्ली में तो मुझे लगता है बहुत सी, देर आर मैनी दिस फैमिली कोर्ट्स, क्योंकि जो इंक्रीज हो रहा है लिटिगेशन अमंग जो न्यूली मैरिड कपल है, जो दूसरा है। और आगे क्या हो गया कि प्रेजेंट किसके पास करना, चाहे वो फैमिली कोर्ट का जज होगा, उसकी डेजिग्नेशन क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, डिस्ट्रिक्ट जज होगा, उसके पास दोनों पार्टी ने ज्वाइंट पिटीशन दायर करनी है on the ground that they have been living separately for a period of 1 year or more। तो उन्होंने क्या ग्राउंड देनी है अपनी ज्वाइंट पिटीशन में, क्या मेंशन करना है कि हम सेपरेट रह रहे हैं फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, उन्होंने प्लीड करनी है और ज्वाइंट पिटीशन जाएगी, ज्वाइंट मोशन पहले वाला जाएगा जो डिस्ट्रिक्ट जज के पास या फैमिली कोर्ट के पास, बाय बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ ए ज्वाइंट पिटीशन इज टू बी फाइल्ड that they have not been able to live together। तो मेंशन क्या करना पड़ेगा, it is very difficult for them to have cohabit, to reside, to discharge the obligations of this matrimonial obligations, matrimonial ties नहीं कर सकते, हम इकट्ठे नहीं रह सकते, and they have mutually agreed that the marriage should be dissolved।
तो उसमें एक और भी एडिशन करना पड़ा पिटीशन में कि दे हैव डिसाइडेड टुगेदर, ये एक उन्होंने किया है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम और ये फिजिबल नहीं है इसको मैरिटल रिलेशंस को, मैरिटल टाइज को कैरी करने के लिए, और इन्होंने मन बना लिया है कि हम सेपरेट होना चाहते हैं, अलग-अलग होना चाहते हैं, और उसके लिए हम एक जॉइंट मैरिज डिसोल्यूशन की पिटीशन कोर्ट में लगाने जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और जो आज फैमिली कोर्ट भी उसके इस पर्पज के लिए बन गई हैं। अभी क्या है नेक्स्ट, क्या जब ये पिटीशन जज साहब के पास आ जाती है तो जज साहब ने क्या करना है आगे, ये इस पे सबसेक्शन 2 बात करती है। ऑन द मोशन ऑफ द बोथ पार्टीज मेड नॉट अर्लियर देन 6 मंथ आफ्टर द, ये सेकंड जो पहला मोशन हो गया 13 बी में 1 में आ गया, जो सेकंड मोशन है। सेकंड मोशन कब आएगा? सेकंड मोशन आएगा आफ्टर 6 मंथ ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ अर्लियर पिटीशन, जो जॉइंट पिटीशन की 6 मंथ हैज टू वेट, 6 मंथ के लिए वेट करना पड़ेगा दोनों पार्टीज को। क्यों करना है? हमारा जो कंसेप्ट है हिंदू मैरिज का कि ये मैरिटल टाइज कंटिन्यू करने चाहिए। सबसिस्टेंस ऑफ मैरिज जो फंडा है, एक्सेप्शन अदरवाइज भी हो सकती है कि ऐसे सर्कमस्टांस है दे आर नॉट इन ए पोजीशन टू लिव टुगेदर, तो वो एक्सेप्शन है और उसके लिए भी कोर्ट चार्ज करता है, फैमिली कोर्ट करती है, ट्राई करेगी कि इनको रिवाइवल हो जाए, रिकंसाइल हो जाए, और 6 मंथ का उनको देते हैं कूलिंग टाइम फॉर रिकंसिलेशन। तो उसके ये सेकंड मोशन करना है आफ्टर 6 मंथ ऑफ द फर्स्ट मोशन, एंड 6 मंथ के अंदर, और इसका आगे वाला टाइम कितना दिया है, विद इन 6 मंथ, एंड जो बाहर वाला टाइम है वो है एंड नॉट लेटर देन 18 months आफ्टर द सेट डेट इफ द पिटीशन नॉट विथड्रॉन इन द मीन टाइम। तो क्या है कि 6 मंथ के अंदर सेकंड मोशन देना है, और 18 मंथ का आप जा सकते हो, वेट कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, अगर कोई बाद में तो 18 मंथ के, अगर इन फिर देना है कूलिंग टाइम। 18 काम कब का हो गया, एक आ गया 12 मंथ पहले वाले, 1 ईयर जो पहला हमने दिया 6, तो 18 मंथ के बाद अगर सेकंड मोशन नहीं फाइल होता है, अगर 6 मंथ के अंदर नहीं देता है आइदर ऑफ द पार्टी, तो उन्होंने दिया है आउटर टाइम पीरियड दिया है कि आप 18 मंथ्स के अंदर ये जो सेकंड मोशन दे सकते हो। द जॉइंट जो पहले जॉइंट पोजीशन हुई, फर्स्ट मोशन हुआ, उसके विद इन 6 मंथ तो जो है आ गया इनर पीरियड, अगर आउटर पीरियड कब तक, 18 मंथ तक दे सकते हैं। उसके बाद ये जो सेकंड मोशन का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद सेकंड मोशन का टाइम नहीं, सेकंड मोशन की पिटीशन नहीं दायर होगी, वो टाइम बाढ़ हो जाएगी, उसके जो फर्स्ट मोशन है वो समझो पिटीशन वो डिसमिसल के लिए तैयार है। आगे मैं बात करूंगा अभी से नहीं, तो ऑन द ग्राउंड फिर क्या हो गया, ऑन द ग्राउंड दैट दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, ये फर्स्ट पैरा हमने पहले जो हमने पढ़ चुके हैं। ऑन बीइंग सेटिस्फाइड, ये कोर्ट ने अपनी सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करनी है आफ्टर हियरिंग द पार्टीज एंड आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट थिंक्स फिट दैट मैरिज हैज बीन सोलमनाइज्ड। ये अभी कोर्ट का क्या है, सेकंड मोशन के बाद क्या क्या उसने कंसिडरेशन में लाना है कि मैरिज जो है ये सोलमनाइज हुई है बिटवीन बोथ एंड गवर्नमेंट इन द पिटीशन आर ट्रू। जो इन्होंने जॉइंट मोशन के लिए डाइवोर्स, म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए पिटीशन दी है, ये ट्रू है। छोटी सी इंक्वायरी करनी है, इनकी स्टेटमेंट करनी है। फर्स्ट एक होती है फर्स्ट मोशन पे, जो पहली पिटीशन हुई, फिर 6 मंथ का वेट है, 6 मंथ के वेट के बाद सेकंड मोशन आएगा, और सेकंड मोशन 18 मंथ तक जो आउटर पीरियड रखा है टाइम पीरियड, अगर 18 पीरियड के मंथ्स के बीच में नहीं आती है तो समझो आपका ये जो पिटीशन जॉइंट है यही समझा जाएगा कि ये डिसमिसल की ओर जाएगी, ये कोर्ट डिसमिस कर सकता है। हाँ, अगर 18 मंथ के अंदर सेकंड मोशन आता है तो कोर्ट को एक छोटी इंक्वायरी करनी है, पार्टीज की रिकॉर्ड करनी है, और ये देखना है कि जो पिटीशन फर्स्ट मोशन था उसमें ये जो उसकी जो ट्रुथफुल है, जो कंटेंट है, उस जो उन्होंने कहा था कि भाई हम इकट्ठे नहीं रह सकते हैं,
और सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज भी है। और दूसरी बात क्या है कि हम जो 6 मंथ का हमें पीरियड दिया था कूलिंग पीरियड, इस दरमियान में इन बिटवीन भी हमारा चांस नहीं हुआ, रिवाइवल नहीं हुए हैं, रिकंसिलिएशन नहीं हुई, और हम इस मैरिज को डिसॉल्व करना चाहते हैं हर बाय ए म्यूचुअल डाइवोर्स डिक्री। तो ये सारी इंक्वायरी, उसके बाद क्या है, ये दोनों का एक आ गया, उसके बाद क्या है, फिर क्या करेगा कोर्ट, कोर्ट को फिर एक डिक्री देनी पड़ेगी, डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज की है। तो ये एक और मैं आपको इस बीच में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, जो 6 मंथ का टाइम था, तो पहले जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी इनहेरेंट यूरिसडिक्शन में, कुछ कुछ केस में जो स्पेशल केसेस होते थे, आर्टिकल 142 के एक्सरसाइज की जो जजमेंट 210 की थी, 2010 की थी, उन्होंने कहा 20 और 10 में आई थी जजमेंट आई थी, उन्होंने कहा या 2010 में, तो उन्होंने कहा कि ये जो एक्सरसाइज है पीरियड वेव करने के लिए, ये फैमिली कोर्ट के पास नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट जज जो फैमिली कोर्ट का है उसके पास नहीं है, ये जुरिस्डिक्शन हम एक्सरसाइज करेंगे अंडर इन एक्सेप्शनल केसेस जहां पे टोटली ब्रेकडाउन मैरिज हो जाएगी और पार्टीज भी म्यूचुअल डाइवोर्स चाहती हैं। उस सिलसिले में पहले जुरिस्डिक्शन जो हाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करता था, इनहेरेंट आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो लेकिन एक जजमेंट आई उसके बाद, आपको आपकी जानकारी में होगी 2017 में, उसमें कहा गया कि जहां कहीं भी फैमिली कोर्ट को लगता है, डिस्ट्रिक्ट जज जो फैमिली हिंदू मैरिज एक्ट के नीचे पिटीशन सुन रहा है डाइवोर्स की, उसको लगता है कि भाई ये काफ़ी इनका पेंडिंग, पहले भी पिटीशन जो उनका चल रही है डाइवोर्स की, या और कुछ की लिटिगेशन है, और अदरवाइज दे आर लिविंग सेपरेट फ्रॉम क्वाइट लॉन्ग टाइम, तो उसमें वो बेवाफ कर सकता है, ये वाला 6 मंथ का जो बीच वाला पीरियड सेकंड मोशन को करके डाइवोर्स डिक्री दे सकता है। मुझे लगता है आज हम जो ये आज हमने चर्चा कर ली, किस पे, 2 बातों पे कर ली। एक अल्टरनेटिव रिलीफ जहां डाइवोर्स नहीं हम दे सकते हैं, जहां कोर्ट कहता है, फैमिली कोर्ट चाहती है कि नहीं डाइवोर्स नहीं है, इनको जुडिशियल सेपरेशन दे देते हैं, अगर इनका रिवाइवल नहीं होगी टेस्ट, देन दे कैन ऑप्ट फॉर दिस डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13, और अगर हो जाता है तो देन दे मस्ट कंटिन्यू देयर मैट्रिमोनियल टाइज। ये हमने एक अल्टरनेट रिलीफ जुडिशियल सेपरेशन की, और आज दूसरी हमने जो मेन की है वो है म्यूचुअल डाइवोर्स की, कि म्यूचुअल डाइवोर्स कैसे होता है, फर्स्ट मोशन कैसे देते हैं, उसमें क्या प्लीडिंग में लिखा है, और फिर एक जो पीरियड है कूलिंग पीरियड 6 मंथ वेट करना है, और ये आपकी जानकारी में कि 1 ईयर के पहले ये पिटीशन जो है जो म्यूचुअल डाइवोर्स की हो गई आफ्टर 1 मंथ। हाँ, एक आगे सेक्शन आएगी, जो आगे एक प्रोविजन है सेक्शन 14, वो उसमें बात किया जाएगा कि सेक्शन 14 में एक पीरियड दिया हुआ है कि उसके पहले कोई भी पार्टी अप्रोच नहीं कर सकती है कोर्ट को फॉर सीकिंग डाइवोर्स या फॉर फाइलिंग एनी पिटीशन विद इन 1 ईयर ऑफ सर्वनाइजेशन ऑफ मैरिज। हाँ, उसमें प्रोवाइजो भी है। तो नेक्स्ट एपिसोड में मुझे लगता है कि हम उस पर चर्चा करेंगे सेक्शन 14 में, और आगे जो सेक्शन आएंगी, और मैं इन्हीं शब्दों से, इन्हीं जो आज हमने डिस्कस किया है, तो मैं ये कहूँगा कि ये वो जो हमने चैनल बनाया है कानूनी चर्चा जो मैंने किया, मेरा फ्री ऑफ कास्ट है, मेरा एक ही पर्पज़ है कि मैं कानूनी ज्ञान, जो कानून की बातें हैं, ये आम लास्ट आदमी तक, कॉमन आदमी तक ले जा रहा हूँ, ले जाने की कोशिश करूँगा। हाँ, जो तो लोग जो लीगल फर्टेनिटी के साथ जुड़े हैं, जजेस हैं हमारे, लॉयर्स हैं हमारे, लॉ स्टूडेंट्स हैं, और अदरवाइज भी जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, और मैं तो बात जो बिल्कुल कॉमन कर रहा हूँ, प्रोविजन में पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये हर एक आदमी इसको कॉमन उनकी लफ्जों में ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, और ये हर एक आदमी समझे कानून का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, इससे बहुत, क्योंकि इस पे, और आज आपको सब जानकारी है, कानून ही कॉस्टली अफेयर है एक कॉमन मैन के लिए।
तो आज मुझे इजाज़त दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। आपने ऑडियंस ने मुझे सुना और मैं चाहता हूं कि ये जो चैनल आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो और और दूसरों को भी सब्सक्राइब खुद भी करो और लोगों को भी इसमें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी क्वेश्चन मुझे आते हैं, मुझे पूछते हैं लोग, चर्चा करते हैं, हमारे जजेस बातें करते हैं, वकील लोग बातें करते हैं और आम शहरी जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, कुछ केसेस हैं, कोर्ट केसेस हैं, उनके भी मैं राय देता रहता हूँ और ये सारा मेरा काम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं धन्यवादी हूँ आपका, आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच।